Good morning, student. So today we will start a new chapter of geography, that is the major landforms. ठीक है. अब लैंडफॉर्म्स आपके दिमाग में क्या आता है? कुछ तो बेटा नेचुरल वे में बने हुए होते हैं, जैसे पहाड़ आ गया. अब ये है कि कुछ जो है हमारी जो ये बॉडीज दिखाई दे ना, रिवर्स हो गई, सी वेव्स हो गई, ग्लेशियर्स हैं एंड द विंड्स, ये बनाती हैं. ठीक है ना. आज वही हम इन चीज़ों के बारे में एक एक के बारे में पढ़ेंगे कि रिवर्स जो है वो कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बनाती हैं. जिस टाइप से जैसे रिवर्स है, एक जस्ट ऐसा आप लोग को बता देती हूँ. जैसे आप जॉर्ज देखते हो, वी शेप वैलीज देखते हो, वाटरफॉल्स आ गया, मेंडर्स आ गया, ऑक्सबो लेक आ गया, तो इस तरह के जो बनती हैं. कई बार आप मशरूम रॉक्स देखते हो, सैंड ड्यून्स देखते हो, तो वो विंड्स वगैरह बना देती हैं. ठीक है. तो अब हम आगे आगे एक एक के बारे में इन चीज़ों में डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है. तो ओपन योर बुक इन द पेज नंबर 126. The surface of the earth has been going through changes ever since it's come to the existence. ठीक है. तो जब अर्थ है, ये तो अब पता नहीं अर्थ की लाइफ कितनी पुरानी, करोड़ों अरबों साल पुरानी है. तो इसमें क्या है, ये ऐसा नहीं है कि एक बार अर्थ हो गई बस, अब ऐसा मतलब जो जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है वो बन गया. इसमें लगातार कंटिन्यूसली चेंजेस होते रहते हैं, जब से बनी और आज तक का. ठीक है ना. तो दीज चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इवन टुडे. और ऐसा नहीं है कि आज भी चेंजेस हो रहे हैं, आज भी कुछ ना कुछ हर पल, हर क्षण, एवरी सेकेंड देयर इज अ चेंज. तो सम ऑफ दीज चेंजेस आर सडन. एकदम कई चेंजेस होते हैं सडनली, जैसे अर्थक्वेक आ गया, जमीन फट गई, वोल्केनो इरप्ट हो गया, तो वहाँ पे कोई पहाड़ बन गया, वोल्केनिक माउंटेन आ गया. तो इस तरह से कुछ ना कुछ होता है. जैसे द कॉजेज कॉज्ड बाय ड्यू टू द अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शन. तो ऑन अदर हैंड, तो ये तो सडन चेंजेस आ गए कि एकदम अर्थक्वेक किसी को पता नहीं है, पता चल जाता है जैसे आजकल, लेकिन जो उससे चेंजेस आ रहे हैं उसको आप चेंज नहीं कर सकते ना. तो वही है. तो अदर हैंड सम चेंजेस टेक प्लेस सो स्लोली. कुछ चेंजेस होते हैं कि वो धीरे धीरे होते हैं जैसे, और दैट दे बिकम विजिबल ओनली आफ्टर 1000 ऑफ ईयर्स. तो उनको वो चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन क्या है, उनको हमें जो चेंज होके आता है उसको, मतलब जो रिजल्ट आ गया, जो प्रोसेसिंग चल रही है, तो जो आउटपुट आ रहा है उसके रूप में हमें काफ़ी टाइम बाद देखने को मिलता है. द टू प्रोसेस दैट चेंज द सरफेस एंड क्रिएट द डिफरेंट लैंड फॉर्म्स ऑन द अर्थ आर वेदरिंग एंड इरोजन. तो अभी तक आपके दिमाग में आया होगा कि मैडम बार बार ये तो बोल रही हैं कि चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन ये किस, मतलब कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं या क्या चीज़ हैं जो चेंज के लिए जिम्मेदार हैं. ठीक है ना. कौन ला रहा है ये चेंजेस? तो ये हमारे चेंजेस हो जाते हैं, ये करते हैं. एक वेदरिंग का प्रोसेस होता है, एक आ जाता है हमारा इरोजन. तो सबसे पहले हम वेदरिंग पढ़ेंगे. तो वेदरिंग रेफर्स टू द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स. वेदरिंग क्या होती है? रॉक्स का टूटना. लेकिन अब ठीक है, चलो मैं आपको बाद में समझाऊंगी. ठीक है. और यहाँ सिंपल समझ लो कि रॉक्स का टूटना जो होती है उसको वेदरिंग कहते हैं. और इरोजन रेफर्स टू द wearing away of rocks by agent like the watering, wind, ice. तो अब वेदरिंग और इरोजन दो आपने टर्म्स पढ़ ली, तो अब इनको सिंपल सा भी दोबारा मैं आप लोग को समझाती हूँ कि वेदरिंग जो होती है, किसी भी मतलब चीज़ का इस टाइप से टूट के वहीं का वहीं रुक जाना. मान लो एक बहुत बड़ा रॉक है, उसके ऊपर से कंटिन्यूसली पानी गिर, हम लोग कहते हैं कि पानी में बहुत शक्ति होती है कि वो पहाड़ को भी तोड़ देती है, पहाड़ को भी काट देती है. तो वही चीज़ है, एक कंटिन्यूसली हज़ारों साल से एक रॉक के ऊपर पानी गिरता रहेगा, तो वो क्या होगा, वो ब्रेकअप होता रहेगा, क्योंकि उसके ऊपर जो पानी तो पड़ रहा है, लेकिन सन की रेज भी पड़ रही हैं, केमिकल प्रोसेस भी हो रहा है, तो वो सारा ब्रेकअप इनटू द स्मॉलर पीसेस. ठीक है. लेकिन वो स्मॉल पीसेस वहीं गिर जाते हैं. लेकिन इरोजन क्या होता है कि वो जो वेदरिंग हुआ है पीस, ठीक है ना, इरोजन में क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट होता है इरोडेड मटेरियल का. जो चीज़ टूट गया है तो उसको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना. और ये लेके कौन जाता है? ये होते हैं वाटर, विंड एंड आइस. तो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द लैंडफॉर्म दैट आर मेड बाय द इज एजेंट ऑफ इरोजन. ठीक है ना. कि ये जो एजेंट है इरोजन के, कौन कौन से? विंड, वाटर एंड आइस. ठीक है. ये जो एजेंट हैं ये एक जगह से दूसरी जगह पे इरोडेड मटेरियल को या अपने साथ किसी भी चीज़ को ले जाते हैं और उसको फिर डिपॉजिट करते हैं या हटाते हैं. ठीक है ना. कुछ भी प्रोसेस हो सकता है. तो उससे क्या होता है? लैंडफॉर्म्स बनते हैं.
अब हमारा सबसे पहला आया है, हमने कहा था ना कि हम यहाँ पे पढ़ेंगे रिवर्स का, तो सबसे पहले आया है कि हमारे लैंडफॉर्म्स मेड बाय द रिवर्स, की रिवर्स से कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं। अब आप लोगों ने पढ़ा है रिवर्स जो मोस्टली कहाँ से निकलेंगी, पहाड़ों में से निकल रही हैं, ठीक है ना। ए रिवर इज़ ए वाटर बॉडी दैट बिगिंस एज ए स्मॉल स्ट्रीम, ठीक है। तो अगर हम ये बोलते हैं कि रिवर क्या है, को डेफिनेशन होता है कि एक वाटर बॉडी है, ठीक है ना। वाटर बॉडीज़ का अगर आप नाम लें तो आप ओशन भी बोलोगे, आप लेक्स भी बोलोगे, आप रिवर भी बोल सकते हो, आप सी भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे एक रिवर का लिया है, एक वाटर बॉडी है दैट बिगिन से स्मॉल स्ट्रीम, जो कि शुरुआत होती है कहाँ से, स्मॉल स्ट्रीम से। अगर हम गंगा रिवर का लें तो जहाँ से ये ओरिजिन होती है, तो ये कहते हैं कि जहाँ, मतलब मैंने देखी तो नहीं लेकिन पढ़ा सुना है कि जहाँ से ये ओरिजिनल होता है वहाँ मुश्किल से, मतलब ऐसी जगह है कि आप आदमी इसको जंप भी कर सकता, उतना छोटा सा स्पेस है। लेकिन जब ये आप देखो कि ये पूरा अपनी प्लेन्स में जाती है तो देखना ना कितने विड्थ इसकी वो होती है कि एक जगह से दूसरी पार में आप देख भी नहीं सकते हो, ठीक है ना। तो अदर स्ट्रीम्स, लेकिन क्या होती है वहाँ से निकली है वो, तो अदर स्ट्रीम्स ज्वाइन इनटू ए फॉर्म ऑफ रिवर। तो अब ये स्मॉल जब वो निकलती है तो वो रिवर के रूप में नहीं निकलती, वो स्ट्रीम एक पतली धारा के जैसे हम बोले, ठीक है। तो वो एक धारा के रूप में होती है, छोटी सी पतली सी, और अदर स्ट्रीम ज्वाइन इनटू ए फॉर्म। अब रास्ते में और नदियाँ मलती चली गई तो वो बड़ी नदी होती चली गई है, ठीक है। द प्लेस वेयर द रिवर ओरिजिनेट इट्स ऑफ ए सोर्स, ठीक है ना। आप लोगों ने अभी 9th क्लास में आके आप बहुत सारी रिवर्स का सबका पढ़ोगे कि गंगा रिवर का ओरिजिनेट कौन सा है, नर्मदा का कौन सा है, तापी का कौन सा है, ये सारी चीज़ें पढ़ोगे। तो रिवर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंट ऑफ इरोजन, ठीक है। अब आप ये देखो रिवर्स को क्या माना जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है, एजेंट के रूप में, ठीक है। द वर्क ऑफ द रिवर, अब वर्क कैसे होता है रिवर का, डिपेंड्स अपॉन द स्लोप ऑफ रिवर बेड एंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर इट कैरीज। तो ठीक है, अब हमने बोला था कि ये इरोजन का काम करती है। अब इरोजन का काम कैसे होगी, लेकिन ये चीज़ क्या होती है, दो चीज़ पे डिपेंड होता है इसका इरोजन, किसका, जो रिवर्स का रिवर करती हैं। ये कैसा कि मान लो अगर आप ये देखो ना कि अगर हम पहाड़ है, ठीक है ना, तो मतलब अगर हम इस चीज़ को बोलें स्लोप कैसी है तो वहाँ पे इरोजन होगा। अगर हम देखें कि एकदम स्ट्रेट एक साइड में है, ठीक है, इसको मैं ऐसे समझाती हूँ कि जैसे मान लो एक ये पहाड़ है, ठीक है, तो रिवर जो है यहाँ से ओरिजिनेट करे तो वो यहाँ से एकदम गिरे तो यूँ सीधी सीधी गिरेगी ना, तो अब ये क्या होगी, बहुत फास्ट होगी, पानी क्या होगा, बिल्कुल फास्ट होगा। तो यहाँ पे जितना भी साइड में जो भी पेड़ पत्थर रॉक्स जो भी आ रहा है उसके रास्ते में, क्योंकि बहुत फास्ट है तो वो अपने साथ क्या होगा, वॉल्यूम जो होगा वो अपने साथ जो है वो चीज़ें लेती भी जाएगी, स्लोप, ठीक है ना, वॉल्यूम। और ये भी है कि अब उसमें वॉल्यूम कितना है, उसमें पानी कितना ज़्यादा है, ठीक है ना। कम पानी होगा तो वो उतना ज़्यादा इरोड नहीं कर पाएगी, वो सॉरी इरोजन नहीं हो पाएगा। लेकिन क्या है, जब बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होगा तब वो इरोजन जो होगा वो उस पर डिपेंड करेगा कि जब ज़्यादा पानी होगा, ठीक है। तो जिस टाइप से हम क्या कहते हैं ए रिवर जर्नी, तो अगर ये आ जाता है आपका क्वेश्चन कि एजेंट मतलब जो रिवर का इरोजन का जो काम है वो किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन द स्लोप ऑफ द रिवर बेड, कि ढलान कैसा है, ठीक है ना, और वॉल्यूम ऑफ द वाटर, ठीक है ना, उन दो चीज़ों पे। ए रिवर जर्नी कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस, ठीक है। जिस टाइप से हम लाइफ में बोलते हैं ना कि आपकी लाइफ जो है वो 3-4 पार्ट्स में डिवाइड हुई है, बाल्यावस्था मतलब, ठीक है ना, चाइल्डहुड, यंग एज आ गई, फिर एडल्ट आ गया, फिर हमका ओल्ड एज आ गई है। तो इस टाइप से रिवर का भी यहाँ पे आ जाता है, इसको 3 स्टेज में हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो एक यूथफुल स्टेज आ गई है, एक बार तो निकल तो चुकी, तो ड्यूरिंग दिस स्टेज द रिवर्स मूव स्विफ्टली डाउन द स्लोप विद ग्रेट इरोसिव पावर। तो जैसे रिवर निकलती है, ठीक है, अब वो पहाड़ों में से निकल रही है, अब पहाड़ में तो देखो ना स्टीप होते हैं स्लोप, जो ढलान होती है बिल्कुल सीधी ढलान होती है। मान लो अगर जब आप कोई चीज़ गिराओगे तो वो रास्ते में रुकेगी नहीं, वो धड़ाम से नीचे ही जाके गिरेगी। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई है कि ड्यूरिंग दिस स्टेज द रिवर मूव स्विफ्टली डाउन, बड़ी तेज़ी से नीचे की तरफ आती है, और क्योंकि जब पानी बहुत तेज़ी से आ रहा है तो उसमें बहुत पावर होती है, ठीक है ना, वेलोसिटी जो है उसकी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और अपने साथ वो आसपास जो भी आता है उसको अपने साथ लेके चल देती है। तो मैक्सिमम इरोजन ऑफ द रॉक्स एंड अदर मटेरियल्स टेक प्लेस हियर, ठीक है। ये चीज़ मैं आप लोग को बताना चाह रही हूँ कि जब पानी ऊपर से गिरेगा, ये चीज़ तो आप अपने घर में भी करके देख सकते हो,
ठीक है ना, इस एक्सपेरिमेंट को। तो कि मान लो ऊपर से एक जैसे मतलब आपकी एक दीवार पे से है, तो आप जैसे आप दीवार मतलब कोई ख़राब दीवार हो ऐसा नहीं करना। तो जैसे आपके घर में कोई दीवार है ख़राब सी है, पीछे आंगन की या कुछ भी, तो आप ना दीवार पे से कुछ कुछ चीज़ हल्की हल्की सी लगा देना, कोई फ्लावर चिपका देना, बहुत हल्का सा रखना, ठीक है। तो आप एकदम पानी डालोगे, फ्लावर लगाया आपने, पत्ती रखी है, कहीं थोड़ा सा स्टोन कर दे, तो ऊपर से आप तेज़ी से पानी डालोगे तो वो सब अपने साथ नीचे गिरा देगी। तो आपने देखा ना, तो स्लोप है एकदम, तो पानी जो है एकदम फटाफट गिरेगा, रास्ते में जो भी चीज़ आई वो अपने साथ लेती भी चलेगी। तो इसलिए बोला जाता है कि मैक्सिमम इरोजन ऑफ रॉक्स एंड अदर मटेरियल्स टेक प्लेस हेयर। तो एज ए रिजल्ट नंबर ऑफ लैंडफॉर्म्स आर फॉर्म्ड हेयर इज़ द वी शेप्ड वैली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनाती है वो वी शेप्ड वैली बनाती है। तो अभी मैं नेक्स्ट क्लिप में बताऊंगी कि वो वी शेप्ड कैसे वैली बना